अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने लेक्चर नंबर 2 में इन डिटेल डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। इट इज एन अपेरेंट चार्ज दैट एन एटम हैव इन ए मॉलिक्यूल और इन एन आयन। हमने फिर डिस्कस किए थे रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ये बात डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, लेकिन आयनिक हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1 होती है। इन द सेम वे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड्स में -1 और फ्लोरीन के ऑक्साइड में +2 होता है। फिर हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट करती है ग्रुप नंबर से, जहां से एलिमेंट बिलोंग करता है। जैसे हम बात करें ग्रुप फर्स्ट ए की +1, ग्रुप सेकंड ए की +2, ग्रुप थर्ड ए की +3। फिर हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव फिगर में होता है। और एक मॉलिक्यूल की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और एलिमेंट जब फ्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होता है, और आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ गिवन कंपाउंड्स में प्रेजेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। सोडियम अल्कली मेटल है, बिलोंग करता है ग्रुप फर्स्ट ए से, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा भी हमने बात की है -2 होता है, तो 2 सोडियम्स का +2, 4 ऑक्सीजन्स का -8, तो कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए सल्फर का स्टेट रिक्वायर है +6। इन द सेम वे हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर का स्टेट +1, 3 ऑक्सीजन का -6, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2, तो नाइट्रोजन का रिक्वायर है +5 फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। यानी ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। हम बात करें KMnO4 की, पोटाशियम परमैंगनेट की, तो पोटाशियम बिलोंग करता है ग्रुप फर्स्ट ए से, तो स्टेट होगा +1। ऑक्सीजन का स्टेट -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, पोटाशियम का +1, तो मैंगनीज का होना चाहिए +7, तभी कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होगा। हमारे पास अब नेक्स्ट कंपाउंड है K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक पोटाशियम एटम का स्टेट +1, 2 पोटाशियम एटम्स का स्टेट +2,
ऑक्सीजन का स्टेट -2, 7 ऑक्सीजन का स्टेट -14। इट्स मीन एक क्रोमियम एटम का स्टेट +6 होगा और 2 क्रोमियम्स का +12। इस वजह से पोटेशियम क्रोमेट की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, यानी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब बात करते हैं HNO2 की, यानी नाइट्रस एसिड की। हम जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4। इट्स मीन नाइट्रोजन का यहां रिक्वायर है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तभी HNO2 का नेट स्टेट 0 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात का ध्यान रखना है ड्यूरिंग फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट ए है, ग्रुप सेकंड ए है, ऑक्सीजन है, इनके स्टेट्स हमें मालूम हैं। तो कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए, यानी नेट स्टेट 0 करने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे नाइट्रस एसिड की, कि नाइट्रोजन का स्टेट +3 होगा तो कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 से, लेकिन यहां हम कॉन्साइजली डिस्क्राइब कर देते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और इसमें कैसे प्रोसीड होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जब हम मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को पुट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, या इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन पुट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं मेल्टेड इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो सिंपल मीन है कि पॉजिटिव आयन मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड और वहां उसकी होती है रिडक्शन, जबकि नेगेटिव आयन मूव करता है टुवर्ड्स एनोड और वहां होती है उसकी ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो फिर प्रोडक्ट प्रेडिक्शन आसान नहीं होती, क्योंकि पानी के आयन खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हम जानते हैं वाटर इटसेल्फ इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, जिसे हम ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वाटर को पुट करते हैं, तो वाटर के आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। हाइड्रोजन आयन मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड और वहां उसकी होती है रिडक्शन और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है कैथोड पे। इन द सेम वे हाइड्रोक्साइड आयन मूव करता है टुवर्ड्स एनोड और वहां होती है उसकी ऑक्सीडेशन और हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है एट एनोड। इट्स मीन अगर हम प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें गेन होगी कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस हमें गेन होगी एनोड पे। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम ये कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, देन इट्स मीन गैल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल। और हमने गैल्वानिक और वोल्टिक सेल की एक टिपिकल एग्जांपल डिस्कस की थी चैप्टर कंटेंट्स में। हमने देखा था कि जिंक को डिप किया जाता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर को डिप किया जाता है
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और फिर दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए मेटेलिक वायर, और दोनों कंपार्टमेंट्स के दरमियान, यानी एनोड कंपार्टमेंट जहां जिंक प्रेजेंट है और कैथोड कंपार्टमेंट जहां कॉपर प्रेजेंट है, उनको लिंक किया जाता है थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। यानी गल्वानिक सेल का जो एक्सटर्नल सर्किट है वो मेटेलिक वायर है, और जो इंटरनल सर्किट है वो सॉल्ट ब्रिज है। और जब हम जिंक स्ट्रिप को, यानी जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं कॉपर स्ट्रिप से, कॉपर इलेक्ट्रोड से, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम जिंक कंपार्टमेंट टू कॉपर कंपार्टमेंट, यानी फ्रॉम एनोड कंपार्टमेंट टू द कॉपर कंपार्टमेंट टू द कैथोड कंपार्टमेंट। और इस वजह से हमें एक्सटर्नल मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी गेन होती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल। फॉर थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 5 को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम ब्राइन। जब हम ब्राइन बोलते हैं ना, तो इसका मीन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। और जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वाटर के आयंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। हमें क्लोरीन गैस गेन होती है एनोड पे, हमें हाइड्रोजन गैस गेन होती है कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है एज बाई प्रोडक्ट, जिसे हम कलेक्ट करते हैं कैच बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 7, रिडॉक्स रिएक्शन इन रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट्स, फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 6 को। हम जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में भी इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आयरन होता है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन होता है रेड्यूस, और हमें जो नेट प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट मिलता है। और सॉल्ट का फॉर्मूला डेफिनेटली आपको वेल प्रिपेयर्ड होगा, Fe2O3.NH2O। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई गैल्वेनाइजिंग इज बेटर देन टिन प्लेटिंग। एक्चुअली जब हम टिन प्लेटिंग कर लेते हैं आयरन शीट के ऊपर या एल्यूमिनियम शीट के ऊपर, और जब ये टिन प्लेटिंग डैमेज हो जाती है, तो गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें आयरन या एल्यूमिनियम एक्ट करता है एज एन एनोड और टिन एक्ट करता है एज ए कैथोड। और इस वजह से आयरन या एल्यूमिनियम की रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जब तक टिन की सेफ्टी लेयर प्रेजेंट रहेगी मेटल शीट पे, मेटल इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही वो टिन की सेफ्टी लेयर डैमेज होती है, तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गैल्वेनाइजिंग ज्यादा बेटर मेथड है एज कंपेयर टू टिन प्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स प्रोसीजर। आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन यहां हम कॉन्साइजली डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर क्या है। बेसिकली हम एक मेटल की लेयर को एडहेयर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल। जिस मेटल की लेयर को आपने एडहेयर करना है दूसरे मेटल पर, उस मेटल का बना हुआ होगा एनोड। आफ्टर ऑक्सीडेशन उस एनोड के पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में चले जाएंगे
और वहां से माइग्रेट कर जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड, यानी उस ऑब्जेक्ट पर जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोमियम प्लेटिंग हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 8 में। आपने रिविजिट करना है लेक्चर नंबर 8 को फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम सल्फेट यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले जिस ऑब्जेक्ट की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है निकल से या कॉपर से, और फिर निकल और कॉपर के ऊपर इजीली एडहेयर हो जाता है क्रोमियम, क्योंकि डायरेक्ट क्रोमियम स्टील के ऊपर एडहेयर नहीं हो पाता, इसलिए स्टील की पहले की जाती है निकल और कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और फिर निकल और कॉपर शीट के ऊपर आसानी से एडहेयर हो जाता है क्रोमियम। लेकिन आपने इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 8 को। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लॉन्ग क्वेश्चंस को जो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में थे। आपने तमाम लेक्चर्स को जो रिलेटेड हैं चैप्टर 7 से उनको रिविजिट करना है, उनको दोबारा देखना है फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट वेरियस टॉपिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।